हेलो स्टूडेंट्स। नाउ दैट आपके बोर्ड की डेट शीट भी आपके पास आ गई है और अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं स्टार्ट करी, कोई बात नहीं। जस्ट सिट विद योर नोट्स, फॉलो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी आर सॉल्विंग फॉर यू एंड मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट्स एज वी गो अलोंग, राइट? बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड दोस इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां से यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन योर एग्जाम क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। For the given nuclear reaction, neutron plus uranium gives barium plus krypton plus 3 neutrons plus energy. Options are only charge is conserved. Yes, charge is always conserved. ये सबसे basic property होती है charge की. Both charge and mass are conserved. No, mass is not conserved because mass ही तो energy में convert होता है. Reactant का mass will create products as well as energy. That is the basic rule of nuclear reaction. सो थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, राइट? नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. नाउ बेटा, हाउ डू यू राइट प्रोटॉन? यू रिप्रेजेंट इट लाइक 1h1. न्यूट्रॉन को आप कैसे लिखते हो? 1s2. एंड हीलियम पार्टिकल विच इज अल्फा पार्टिकल 2 4, राइट? तो न्यूक्लियर चार्ज विच इज, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें दो प्रोटॉन्स. सो न्यूक्लियर चार्ज किसका क्या हुआ? प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का, और ये दोनों ही छोटे हैं किससे? हीलियम पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियर चार्ज से, उसमें दो है. सो आंसर ऑप्शन हुआ हमारा बी. नेक्स्ट वन, a positively charged metallic ball is falling onto a metallic ring as shown. Its acceleration will remain same, change, greater than gravity, less than gravity, or change but not because of charge. See, ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक बॉल, ठीक है, एक रिंग के थ्रू गिरने वाला है. बट होगा क्या? व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इट विल इंड्यूस equal and opposite charge along its circumference, due to which it will also experience an electrostatic force of attraction. So along with, यहाँ पे already existing force कौन सी थी? Gravity वाली, which was mg. Along with this, there will exist an electrostatic force from all the directions of circumference. That means there will be some net effective electrostatic force, right? So this is the total force acting on the ball right now, due to which इसकी जो acceleration होगी, that will be greater than acceleration due to gravity. So our answer is it will change and it will be greater than acceleration due to gravity, right? Next question. Two charged particles A and B and a hollow metallic shell C are placed as shown. टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी, एक चार्ज पार्टिकल हमारा यहां पे है और दूसरा बी एक हॉलो मेटालिक शेल के अंदर है, विच इज द सी पार्ट. ठीक है, दिस इज हॉलो मेटालिक शेल. द फोर्स एफ बिटवीन ए एंड बी. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट सुना होगा, पढ़ा भी होगा. व्हाट इज दैट? दैट इज, अगर एक कंडक्टिंग सरफेस है, राइट, जिसके अक्रॉस चार्ज है, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. सिंपल एज दैट. चार्ज मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट? ये आपने पढ़ा हुआ है. ऐसे सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स मैं आने वाले क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेन कर दूंगा. वी आर जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट लिसन टू इट. So when electric field is inside zero, how does a force is exerted on a charge? Force is exerted on a charge by the presence of electric field. F is equal to QE. आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा. That means if I place a charge Q in a region where there is no electric field, is it going to experience any force? No, it will not. So net force on it will be zero due to any other charge. So A और बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज बी इज इलेक्ट्रिकली शील्डेड एंड हेंस द ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ स्फीयर ऑफ मास m फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस इज गिवन बाय. क्या है हमारे पास? निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स q which can suspend a sphere of mass m. तो दिस इज अ स्फीयर ऑफ मास m which is suspended freely. That means इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, which is its weight equal to mg, that is definitely being balanced by electrical force which is given by q times e.
Q is what? Q is the charge present in this body, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कर पाएंगे. And how do you write Q? How do you write Q in terms of number of charge? Law of quantization, right? So Q की जगह आपने n डाल दिया, n times E is times capital E is equal to mg. That means number of electrons कितने हैं आपके पास? mg over small e times capital E, which is option B. Easy. Next one. Moving electron has following associated with it. Electric field. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके आसपास will there be an electric field? Definitely yes. तो electric field है. Will it have a magnetic field? Yes. Magnetic effects वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि whenever a charge moves, that is a moving charge is called क्या? Current. और current always produces magnetic field. That is why moving charge, even though it is a very small current, but it will produce some magnetic field, which will be obviously very small in magnitude, but there will be magnetic field. So yeah, क्योंकि current है. And number 3, momentum. Yes, because charge के पास mass है, it is moving, that means इसके पास velocity है, that means momentum भी है. So all 1, 2 and 3 are associated with it. Easy question. Next one. Force between two charges plus Q and minus 2Q is F when they are placed r distance apart. Okay. So हमारे पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज minus 2Q है एंड इनके बीच में डिस्टेंस है r, और इस वक्त इनके बीच में जो फोर्स है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई गई है. फोर्स अगर हमसे डायरेक्शन की बात करी गई होती तो हम शायद इस साइन को भी कंसीडर करते, बट राइट नाउ साइन की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. सो F इज इक्वल टू K. Q1 आपका Q हो गया, Q2 इज 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर. इस वक्त इतनी फोर्स लग रही है. इफ चार्जेस आर मेड टू कॉन्टैक्ट एंड देन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, अगर हम उन चार्जेस को आपस में जोड़ें, दैट मींस इस चार्ज और इस चार्ज को पास लेके आए, तो टोटल चार्ज एक की तरफ से आया प्लस क्यू, दूसरी तरफ माइनस 2Q. टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस 2Q इज माइनस क्यू, और जब आप इनको सेपरेट करोगे तो माइनस क्यू अपॉन 2 एंड माइनस क्यू अपॉन 2 बन के दिस चार्ज विल गेट सेपरेटेड. सो कौन सी प्रॉपर्टी देखी अभी हमने चार्ज की? द लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज. चार्जेस कैन बी इंटीग्रली एडेड. इजी. सो अब क्या फोर्स है इनके बीच में? अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब की बार जो फोर्स है F डैश, दैट इज K. Q1 इज Q by 2, Q2 is Q by 2 divided by, they are placed at same distance. Divide both of these quantities. क्या मिला आपको? You get F dash over F is equal to K से K कट गया, R square gone, Q Q Q और Q कट गया. क्या बचा ऊपर? ऊपर है हमारे पास 1/4 और नीचे क्या है? 2. 1/4 by 2 which is 1/8. That means F dash is F/8. So correct option to this question would be D, right? Next one. If Q1 Q2 is greater than 0, बेटा Q1 Q2 greater than 0 कब होता है? अगर मैं Q1 को पॉजिटिव लूं, सपोजेटली हमारा Q1 है पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है, तो क्या Q1 Q2 greater than 0 होगा? Definitely yes. But if I take Q1 positive, Q2 negative, क्या it is greater than 0? नहीं. अब की बार जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगी that will be less than 0. तो पॉजिटिव नेगेटिव की ऑप्शन ही हट गई. तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? Either both will be positive और both will be negative. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनती है आपको पता है? पॉजिटिव चार्जेस सारी लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना? दे exert lateral pressure on each other. This was the property of electric field lines. क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक बार पांच क्या 6 प्रॉपर्टीज हैं, सारी एक के बाद एक साथ के साथ रिपीट करो. नंबर 1, दे आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, उसमें ब्रेक नहीं होते. नंबर 2, they originate from positive charge and terminate on negative charge. Then number 3 is at any point on the electric field line you draw a tangent. That tangent is going to give you the direction of electric field. Number 4, क्या है 4? याद आया? Two electric field lines never intersect each other because at the point of intersection there will be two different directions of electric field, that which is not possible, so they cannot intersect. Number 5, they exert lateral pressure on each other on account of attraction between the charges. And number 6 is they extend longitudinally because of the attraction of charges. एक और ऐड करो, सिंपल सा है, याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी भी करेंगे.
कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स और रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. डेंसिटी मींस, लेट मी शो दिस टू यू. सो डेंसिटी मींस अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस काफी पास पास है, सो डेंसिटी रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड. सो रीजन ए में और रीजन बी में कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, just because the density of lines is greater. ठीक है, that was the 7 point I added. So पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्जेस के लिए बिल्कुल सेम होंगी. द डायरेक्शन दे विल बी रिवर्स बिकॉज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. सो ऑप्शंस क्या बने हमारे ऑप्शंस बने ऑप्शन 2 and 3. सो बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन, टू पेयर ऑफ चार्जेस 2 millicoulombs and 3 millicoulombs and 2 millicoulombs and minus 3 millicoulombs are given. A plot showing variation of force F, ध्यान दो इस पे F वेक्टर फॉर्म में दिया गया है. दैट मींस आप साइन कंसीडर करोगे. ठीक है, कौन से साइन? जो चार्जेस के साइन. फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर. अब फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, राइट? अगर मैं फोर्स का r के साथ बोलूं या फोर्स का r स्क्वायर के साथ बोलूं, देन यू कैन स्टिल से कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ अलग बनेगा. याद है ग्राफ कैसे बनते हैं? चलो मैं याद दिलाता हूं. 3 बेसिक ग्राफ याद रखो आप. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होगा कि दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, तो दोनों ही केस के ग्राफ काफी सिमिलर होते हैं, बट आपको शेप याद रखनी है. द शेप विल गो समथिंग लाइक दिस. ओके, 1,1 पे दोनों मीट करेंगे. ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 1,1 एंड ग्राफ विल बी इस तरफ इनफाइनाइट तक, इस तरफ इनफाइनाइट तक. दिस इज हाउ ग्राफ वुड लुक लाइक. सो अगर आप इस ग्राफ को ओवरऑल देखो तो ये हाइपरबोला के शेप में दिखेगा आपको. दिस इज अ वेरी सिमिलर ग्राफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के लिए भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए. तो कभी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है जहां पे आपको रिलेट करना होता है, ग्राफ के ऑप्शंस ही होते हैं, दिस ट्रिक कम्स वेरी हैंडी. नाउ मूविंग बैक टू क्वेश्चन, हमें ग्राफ दिया गया है किसका? f वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का, विच इज अ स्ट्रेट लाइन. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. हम बिना ऑप्शन पढ़े क्या हम इसका आंसर पता कर सकते हैं? 2 millicoulombs and 3 millicoulombs, where both are positive, they will show repulsion and the graph would be OA. So OA represents repulsion, whereas 2 millicoulomb and minus 3 millicoulomb, there are opposite charges, they will attract each other, and that is why उनके बीच में जो फोर्स होगा that will show attraction, and attraction will be negative because हमें vector F पता है. तो यहाँ पे आ गई attraction. So option है हमारा OB represents attraction and OA represents repulsion. Easy. Next question. A charge Q is placed at the center of two equal charges plus Q. ओके, सो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू, एक और एक चार्ज प्लस क्यू, और इसके बीच में हमने एक दूसरा चार्ज रख दिया, सेंटर पे रखा है क्यू. फॉर होल सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो आप? आई विल एक्सप्लेन. इक्विलिब्रियम मींस हर सिंगल चार्ज पे नेट फोर्स जीरो. दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज इस केस में. सो अगर मैं इस स्मॉल क्यू को पॉजिटिव ही मान अभी के लिए, तो क्या बाहर वाले प्लस क्यू पे चार्ज ए पे आप फोर्सेस की डायरेक्शन देखो. ए पे सी की वजह से फोर्स लगेगी रिपल्सिव, और ए पे बी की वजह से भी फोर्स रिपल्सिव लगेगी. तो यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. हमने प्लस क्यू जो ए पे है माइनस क्यू ले लिया आपके पास सेंटर में, एंड दिस वन इज सी प्लस क्यू. अब जरा तीनों फोर्सेस, तीनों चार्जेस पे फोर्स की डायरेक्शन चेक करो. ए पे बी की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव और ए पे सी की वजह से फोर्स रिपल्सिव. नाउ दिस ए कैन कम इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स जीरो हो गया. बी पे भी दोनों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स और सी पे भी. सो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड कि नेट फोर्स जीरो कैसे होता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता चल गई. अब आपको स्मॉल क्यू की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो उसके लिए व्हाट डू यू डू? सिंपल फॉर्मूला लगाओ. कौन सा फॉर्मूला आपके पास? वैल्यूज लिखो, डिस्टेंस लिखो. डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस r था,
तो मिड पॉइंट पे रख दिया, तो r/2 एंड r/2, राइट। अब फोर्स का फॉर्मूला, एक तरफ इस पे अट्रैक्टिव फोर्स, पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं बी और सी। तो एक तरफ अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू पार्टिकल एट बी और एक तरफ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू पार्टिकल एट सी। If the exterior charge is also in equilibrium, then magnitude of both of these forces will be same. What is the magnitude of Fc? K capital Q upon whole distance का square. And what is the magnitude of four particle at B? K particle at B कौन सा है? Small q. साइन नहीं ले रहे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, साइन हमें ऑलरेडी पता है कि हमें नेगेटिव लेना है। माइनस क्यू, फिर देन कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना इनके बीच में, r/2, तो r/2 का स्क्वायर इज r²/4 जो मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। कैंसल आउट, क्या क्या, k r², एक क्यू कट गया, तो हमारे पास q इज अपॉन 4 इज इक्वल टू स्मॉल q, ये वैल्यू आई, और साइन हमें पता है कि इट हैज टू बी नेगेटिव, सो द करेक्ट आंसर वुड बी -q/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Two unlike charges can attract each other. True. दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. Two like charges can attract each other. No, because दो like charges can attract each other only if magnitude of one charge is way greater than magnitude of the other. तभी दो like charges attract कर सकते हैं. Two like charges can attract each other if one charge is larger magnitude, we just discussed. And two unlike charges repel each other. No. That means ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डस्ट पार्टिकल्स सेटल ओवर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और प्लास्टिक शीट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ। अब नॉर्मली आप अपने घर पे भी देखा होगा कि जब बुक्स लगी रखी रहती हैं, जब आप बहुत टाइम तक रिवीजन नहीं करते हो तो उस पर धूल पड़ जाती है, राइट। स्पेशली प्लास्टिक शीट हो तो बड़े आराम से पड़ जाती है। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक हैज अ टेंडेंसी टू व्हाट, गेट चार्ज। नॉर्मल फ्रिक्शन से भी उस पर अच्छा खासा चार्ज डेवलप हो जाता है, आपको पता है, आपने बहुत बार प्लास्टिक शीट रैप करी अपने नोटबुक पे, हाथ पे भी चिपकता है, राइट। सो क्या इसके ऊपर धूल मिट्टी किस वजह से मेजरली फैलती है? नंबर 1, gravitational force. Yes, because all those particles which are suspended in air due to restriction in movement, they tend to settle down. Gravitational force, basic nature of. So 1 definitely सही है. Number 2, electrostatic force. Yes, electrostatic force से होता है. Number 3, okay, electrostatic force से कैसे होता है? Simply because plastic चीज, सिंपली बिकॉज प्लास्टिक शीट्स क्या चार्ज हो जाती हैं, उसके बाद उसके आसपास से कोई भी छोटा मोटा पार्टिकल निकलता है तो वो चार्ज इंड्यूस हो जाता है और वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 3, वैंडरवॉल फोर्सेस। नहीं, वैंडरवॉल फोर्सेस हालांकि ये भी वीक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, बट दे आर वेरी वीक इन नेचर, सो दे कैन नॉट टेंड टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मास। सो वैंडरवॉल की वजह से मेजरली नहीं होता, मोस्टली बिकॉज लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, मेजरली किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी याद नहीं करने, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ऑन द स्पॉट निकालने हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt माइनस 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। K में क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमें निकालना है, तो K को लिख लो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से 1/4 पाई की डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं होगी कुछ, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी है हमें डायमेंशनली। एंड ऊपर क्या है? Q1 Q2 चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ना याद आए तो करंट याद करना, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है A टाइम्स T। ओके, तो हमारे पास है AT इंटू AT, दैट इज A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बना हमारे पास? mlt माइनस 2 जो नीचे आ गया, ऊपर है A स्क्वायर T स्क्वायर ओवर mlt माइनस 2 टाइम्स L स्क्वायर। सो फाइनली इट इज m माइनस 1 L minus 3 T 4 and A 2, तो आंसर इज C ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बिफोर कंप्लीटिंग क्वेश्चन लेट अस रिवाइज आवर बेसिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सो दिस इज अ चार्ज कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर जिसपे हमने जितना भी चार्ज दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब
इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस रीजन? नो। सेंटर तक सरफेस के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये हमें पता है, बट क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यस, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, गिवन बाय फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, टोटल चार्ज। और ऐसे देखो आप, अप टू डिस्टेंस आर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, एट डिस्टेंस आर विच इज ऑन द सरफेस इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एट ए डिस्टेंस ग्रेटर आर, यहां पे फॉर्मूला आपका था के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, इजी। सो हाउ इज दिस डिस्टेंस चेंजिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, करेक्ट, लेकिन कब तक? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की वैल्यू डाल दी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज जीरो, कब तक? जब तक रेडियस आर डिस्टेंस अचीव नहीं हो जाता, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर। आर पे कहा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस मच, जिसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेशियो से। सो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। सो गो बैक टू क्वेश्चन। द सेंटर एट द ओरिजिन विद रेडियस आर इज गिवन बाय, तो कौन सा ग्राफ बनता है हमारा? बी, राइट, ऐसे वाला। देन देखो, कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस मत देखना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ग्राफ वाले क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट रिलाय टोटली ऑन योर बेसिक्स, जो आपने अब तक पढ़ाई करी, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, राइट। और अगर तुमने टीचर्स की बात अभी तक नहीं सुनी है तो बड़ी योर फॉल्ट। गो बैक टू योर टीचर्स, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर मैम हमें सिर्फ सारे ग्राफ पोर्शन बना के एक पेज पे दे दो, थैंक यू, इतना बोलकर, और उसके बाद आप अपनी रिलेट खुद कर सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी भी पॉइंट पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि योर टीचर विल हेल्प यू, राइट। जस्ट गेट ऑल द ग्राफ्स, इजी रहेगा, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ चार्जेस +2 -2, ओके। तो एक डाइपोल लिया हमने +2 माइक्रोकूलम्स एंड -2 माइक्रोकूलम्स, आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर पे रखा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम, ओके, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना। तो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डायपोल मोमेंट क्योंकि जैसे हमने डायग्राम बनाया है वो राइट टू लेफ्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव के हिसाब से। तो ये अभी भी पैरेलल है, यस। और एक्चुअली टेक्निकली दिस इज एंटी पैरेलल, बट मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, विच इज पैरेलल लाइंस शुड बी सेम लाइक दिस, कि जैसे मैंने दो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिए हैं, सो दिस इज, अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे है और पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। और अगर नेगेटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल। बट एंगल के टर्म से बात करें तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, करेक्ट। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू फॉर sin 180 एंड फॉर sin 0 होती है। सो क्या इस पे कोई टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए आंसर वुड बी 0। नेक्स्ट, both electrostatic force and gravitational force are central forces in nature. Central forces कौन सी होती हैं? The force which acts along center to center, acts along line of action. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी दो मास बॉडीज के बीच में फोर्स उसी पाथ के, उसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, और चार्जेस के बीच में ही फोर्स बिल्कुल सिमिलर होता है। सो बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस इन नेचर, यस। बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉर्मूला क्या था? Gm1m2/r², दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कूलम्स फोर्स में Kq1Q2/r², अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाई both the statements are correct. So correct option would be C. Next is 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads, and it was observed that pair 1 2 2 4 4 1 show electrostatic attraction while pairs 2 3 4 5 show repulsion. The nature of charge on ball 1, फर्स्ट बॉल पे बताना है, ओके। सो क्वेश्चन के हिसाब से
balls 1 2 3 4 5 में 1 2 2 4 and 4 1 electrostatic attraction, 1 2 2 4 and 1 and 4 shows attraction. यहां पे एक गलती है, पता है क्या? देखो, अगर हम 1 को पॉजिटिव लें तो 2 हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है, क्वेश्चन में क्या है, और 2 नेगेटिव हुआ और 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्शन है, देन 4 हैज टू बी पॉजिटिव. सो अगर 1 और 4 का साइन सेम हो गया तो 1 और 4 के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती. सो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, नॉट द राइट क्वेश्चन. सो ऑप्शन देखते हैं. द नेचर ऑफ चार्ज ऑन वन बॉल इज ईदर पॉजिटिव और न्यूट्रल, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव. सो अगर हम पॉजिटिव लेते तो हमारी बात नहीं बन रही, नेगेटिव ले रहे तो बात नहीं बन रही, ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया. सो दिस इज हाउ यू चूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इफ यू हैव टू रीच द राइट आंसर. अब देखो, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के और भी तरीके हैं. मैं दूसरे तरीके से समझा के आपको पहले न्यूट्रल पॉइंट समझा देता कि न्यूट्रल क्यों, राइट, बट दैट वुड हैव टेकन मोर टाइम. दिस वाज द इजी लॉजिक कि क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, और आपको हिंट भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two small charges q1 and q2 are placed at finite distance in vacuum, exert force F on each other. Okay, तो दो चार्जेस हैं which are q1 and q2, इनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है and they exert a force F on each other. Noted. If copper rod is placed between the charges, copper rod क्या करता है? तो चलो ये कॉपर रॉड लगाते हैं दोनों चार्जेस के बीच में. बेटा आपको क्या याद है बेसिक्स में कि जब किसी दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम आ जाता है तो उनकी फोर्स कैसे चेंज होती है? मैं याद दिलाता हूं. नॉर्मली आपका फॉर्मूला क्या होता है? K विच इज 1/4 by epsilon नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, एंड F डैश अगर इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है 1/4 by epsilon व्हाट M. अब एप्सिलॉन m को कैसे चेंज करेंगे? एप्सिलॉन m दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपका फॉर्मूला बेसिकली हो जाएगा 1/k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. और इसी वजह से जो फाइनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो होना चाहिए कि फोर्स इन अ मीडियम इज force in air or vacuum divided by the dielectric constant of that medium. Now, what is dielectric strength of any metal? Not just copper as given in this question, any metal. 0. And what? हाँ में हाँ नहीं मिलाने का, अपने नोट्स सामने रखो और मेक श्योर कि यू आर नोटिंग डाउन द राइट पॉइंट्स. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स मेटल की जीरो नहीं होती, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो. So force between these two charges will become what? Zero. Easy question. Simply on basics. Properties of charges are additivity, yes. Quantization, yes. Conservation, yes. Charges additive होते हैं. एक चार्ज मेरे पास 2 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज -6 माइक्रोकूलम का, दोनों के इकट्ठा किया, टोटल हो गया -4 माइक्रोकूलम, अलग अलग किया -2. That was additivity. Quantization. Quantization means total charge that exists on any charge is integral multiple of electronic charge. Electrons के integral multiple में होते हैं. Okay. For those of you who have heard about quarks, मेरे पास काफी बार क्वेश्चन आया कि सर quarks exist करते हैं और quarks का जो चार्ज होता है वो -e/3 +e/3 2e/3 इस तरीके के चार्जेस होते हैं, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हम एक चार्ज को निकाल दें तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन तो वायलेट हो गई. नहीं, ऐसा नहीं होता. यू कैन नॉट रिमूव चार्ज बिकॉज चार्ज आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, टू मेंटेन बैलेंस, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सिंपली. तो दे विल एग्जिस्ट इन पेयर्स और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पूरा फॉर्म होता है हमेशा, इसीलिए लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन वैलिड है. थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, always charge is always conserved. Simple. So all these options are correct. 1, 2 and 3. If three charges plus q and -2q are placed on the corners of an equilateral triangle of side D, then total dipole moment of the system, okay, plus q and -2q है ना. तो एक हमने लिया प्लस q
एक और एक प्लस क्यू एंड -2q। इस -2q को आप ऐसे लिख सकते हो, एक -q और एक -q इकट्ठे हैं, बट यू कैन सी देम एज separate distribution of charge so that you can easily figure out what kind of dipole moment they are forming। तो एक डायपोल मोमेंट इस नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में और एक डायपोल मोमेंट दूसरे नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। तो अल्टीमेटली इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन two dipole moments of equal magnitude। how can I say they are in equal magnitude? because चार्जेस सेम है, उनके बीच के डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे रखा था। तो आंसर क्या बनेगा? इफेक्टिव डायपोल मोमेंट विल बी व्हाट? ये p क्या लिखा है बीच में? थीटा। सो इफेक्टिव डायपोल मोमेंट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 विच इज 1/2। तो √3p स्क्वायर, रूट का 3 रह गया, p स्क्वायर का p बाहर आ गया, √3p इज द इफेक्टिव डायपोल मोमेंट। सो total dipole moment in this question is √3p। what is p? either of charge into distance between them, qd। easy। next, a charge q is placed at a distance x above the center of a square of side 2x। okay, so हमारे पास एक स्क्वायर है like this, इसकी साइड है 2x और इसके सेंटर में, सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है q। दिस डिस्टेंस इज x। आपसे पूछा है द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर एरिया। टोटल इस फ्लक्स से, अब फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर एमर्जिंग आउट ऑफ दिस चार्ज, बट स्क्वायर एरिया से कौन सी होगी? जितनी लाइंस उससे क्रॉस कर रही है नीचे वाले स्क्वायर एरिया से। सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन द इजी थिंग व्हिच यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ क्यूब अबाउट इट, है ना? इसके आसपास एक क्यूब बनाओ आप, एंड देन दिस इज योर क्यूब। अब जो नीचे वाला फेस था जिसके अक्रॉस हमें निकालना था, ड्यू टू दिस गिवन चार्ज, now you can consider that charge is placed within a cube and you have to find out flux through one passing side, one phase। तो कैसे निकालोगे? टोटल फ्लक्स की वैल्यू will be q over epsilon naught and total 6 phases हैं, तो 1/6, तो q upon 6 epsilon naught। so the answer is option A। so next question, electric lines of force contract longitudinally on account of attraction between unlike charges। yes, थोड़ी देर पहले आपसे प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी मैंने, सातों प्रॉपर्टीज, 6+1 या। and number 2, expand laterally or exerting lateral pressure on each other on account of repulsion or having similar charges, totally true। so both the options are correct and our option should be D। next question, electric field in vector form is inversely proportional to r cube। is it so? ऐसा होता है क्या? चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इट इज गिवन बाय kq अपॉन r स्क्वायर। बट इसी फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, so how can I write? I can write it as kq upon r square, this being the magnitude times direction। direction के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब how do you write a vector? generally a vector is written by magnitude times direction। direction is given by unit vector, so unit vector is what? a vector divided by its magnitude। ये वैल्यू इधर डालो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? it becomes kq upon r square into vector r divided by r। so denominator में क्या आ गया? r cube। so electric field vector is inversely proportional to r cube, that is correct। force का magnitude inversely proportional to r square, ये obviously correct है। so both are correct, D option। next question, the dielectric constant of a metal is infinity। थोड़ी देर पहले हमने इसका क्वेश्चन भी किया था। lastly, two similar spheres having charge plus q and minus q charges are kept at certain distance exerting force F on each other। okay, दो spheres हैं, दोनों के बीच में कोई distance है, उनके बीच में force F है, nothing unusual अभी तक। if at the middle of two spheres another similar sphere having plus q is kept, all right, एक plus q एक minus q पहले से ही था, बीच में एक plus q डाल दिया, तो it experiences a force in magnitude and direction। किस तरफ? पहला वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और राइट वाला नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ही फोर्सेस आर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, राइट?
अब फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो गया, और ऑप्शन में मैग्नीट्यूड हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है विच इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सो द ऑप्शन वुड बी सी। लेकिन अगर आप बोलो कि मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाओ, ऑलराइट, हमारे पास एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, इनके बीच में फोर्स एफ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, सपोजिटली दे आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस। अब इनके बीच में हमने क्या रखा, एक और एक प्लस क्यू का चार्ज, जिसपे दो फोर्सेस लगी, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव, तो नेट फोर्स इज ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आर बाई टू का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर चला गया, प्लस ये अट्रैक्टिव फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आर बाई टू का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला गया, तो क्या मिला आपको, f dash becomes 8k q square upon r square which is f, so f dash becomes 8 times f. So that is how you figure out, magnitude. All right, so students, this was the first set of questions. I'll see you again in the next video with more set of questions. See you.